नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं प्रीति। आज हम आपको दिखाएंगे बारिश के मौसम में उत्तराखंड में बढ़ते भूस्खलन के खतरों पर हमारी खास रिपोर्ट। साथ ही बात करेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम की धारणा पर चल रही बहस की। इसके अलावा हफ्ते के मुद्दे में जीएम फसलों पर हमारी खास सीरीज। शुरुआत सुर्खियों के साथ। स्कूली छात्रा से बलात्कार और हत्या के मामले में शिमला बंद, सड़कों पर फूटा लोगों का गुस्सा, कई जगहों पर प्रदर्शन और चक्का जाम। भूस्खलन के खौफ के साए में उत्तराखंड के लोग, 16 साल में 5000 मौतें, वनों की कटाई और निर्माण कार्यों से बढ़ा खतरा। रोजगार के घटते अवसरों के बीच विकल्प की तलाश, यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर आगे बढ़ी बहस। पिछले आर्थिक सर्वे के बाद भारत में भी शुरू हुई चर्चा। और जीएम फसलों के खिलाफ उत्तराखंड के किसान, बीजों के हाथ से निकलने का डर, पर्यावरण और सेहत पर भी खराब असर का अंदेशा। स्कूली छात्रा से बलात्कार और हत्या के मामले में गुरुवार को शिमला बंद रहा। आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने शहर में जगह जगह चक्का जाम किया। इंसाफ की मांग को लेकर एक बार फिर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। स्कूली छात्रा से बलात्कार के बाद हत्या को लेकर हिमाचल की शांत वादियों में गुस्सा उबल रहा है। इंसाफ की मांग को लेकर गुरुवार को भी लोग सड़कों पर उतरे। शिमला बंद का भी व्यापक असर देखने को मिला। मॉल रोड की ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। आम लोगों के साथ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी शहर में जगह जगह चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस मामले में असल गुनहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है। गुड़िया के साथ इतनी दरिंदगी दिखाई गई है तो ये उसका रोष है। अगर आप लोगों ने आरोपियों को सजा नहीं दी गई और वो जो हमारे सामने वायरल हुए थे फोटो, हमें सबको पता है कि वही दोषी है। जो आरोपी असली है उन आरोपियों को फांसी दी जाए, वो नहीं जिनको अभी उन्होंने जेल में कैद किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो कैदी एक असली कैदी नहीं है। जो कैदी असली कैदी है वो सारे अभी बचे हुए हैं और अपने ऐश आराम से वो लोग जी रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि गुड़िया को इंसाफ मिले। मामले को लेकर जनता में जबरदस्त आक्रोश है। हालांकि राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट मामले की जांच सीबीआई को सौंप चुका है और 3 सदस्यीय एसआईटी बनाने का निर्देश देते हुए 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। लेकिन इस सबके बीच मामले में नया मोड़ आ गया जब पुलिस हिरासत में एक आरोपी की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि एक आरोपी ने दूसरे आरोपी की हत्या की है। राज्य सरकार ने मामले की जांच कर रहे पुलिस एसआईटी के 3 सदस्यों का तबादला कर दिया है, मगर लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। सीबीआई आने से पहले ही एक महत्वपूर्ण जो गवाह है उसकी हत्या पुलिस के थाने के अंदर हो जाती है, तो ये बहुत शर्म की बात है। हम ये चाहते हैं कि इसमें जो है न्याय व्यवस्था बहाल हो। 2 हफ्ते पहले हुई घटना के बाद से शिमला में रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने स्कूल से घर लौट रही लड़की को पहले लिफ्ट दी और पास के जंगल में छात्रा के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। शिमला से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बरसात आते ही उत्तराखंड में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। एक बार फिर यहाँ के लोग पहाड़ों के टूटने के डर के साए में जी रहे हैं। बीते 16 साल में उत्तराखंड में भूस्खलन से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड से हमारी खास रिपोर्ट। काशी इस ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर चाय की ये छोटी सी दुकान चलाती हैं। काशी आज भी 19 मई की वो भयानक रात नहीं भूली है जब पहाड़ों से गिरते और टूटते पत्थरों से यहाँ तबाही मची थी। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन काशी की चाय की दुकान को भारी नुकसान पहुंचा। काशी और उसके बीमार पति के लिए ये दुकान ही आजीविका का एकमात्र जरिया है। पत्थर तो गिरता है, बहुत बार बार आते रहता है, बहुत डरते हैं। यहीं सोए थे, एक बार भारी पत्थर आया, थोड़ी सी बचा था, इतनी एक हाथ के जगह बचा था। बरसात में तो बहुत ही डर लगता है। उत्तराखंड में भूस्खलन के लिहाज से कई खतरनाक क्षेत्र हैं। जानकारों के मुताबिक पहाड़ों पर तेजी से वन की कटाई हो रही है और निर्माण कार्य भी बढ़ रहा है। इससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है।
उत्तराखंड की 14 नदी घाटियों में 220 से ज्यादा बिजली और खनन परियोजनाएं चल रही हैं। Both natural as well as man-made factors are responsible for this thing. Natural, we have no actually control on natural, but at least man-made we do have. The road cuttings, very wide roads in the Himalayan region, then other developmental activities which are not scientifically based, quite often lead to such disasters. उत्तराखंड में भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में 2001 से अब तक 5300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ 2013 के हादसे में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ऐसे हादसों में 2014 में 66, 2015 में 53 और 2016 में 114 लोगों की जान गई। चार धाम यात्रा के रूट पर 529 भूस्खलन जोन हैं। राज्य सरकार ऐसे 20 खतरनाक इलाकों के हालात सुधारने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रही है। देखिए, इंडस्ट्री CSR मद में सहयोग करती है। हमने विशेष तौर पर दो तरह से सेस भी लगाया था। एक तो 10 लाख रुपए से ऊपर के कंस्ट्रक्शन में 2% सेस लगा है, वो सामाजिक सुरक्षा के लिए उन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए काम आता है। हमने अभी शराब में भी 2% का सेस लगाया है, जो सड़क सुरक्षा के लिए काम आएगा और महिलाओं के कल्याण के लिए काम आएगा। बढ़ते भूस्खलन से जीवन और संपत्ति का तो नुकसान हो ही रहा है। आशंका है कि इसका परिणाम छोटी छोटी पहाड़ियों के खत्म होने, खेती योग्य जमीन में कमी और बड़े पैमाने पर मिट्टी के शरण के रूप में सामने आ सकता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने वॉलेटाइल पहाड़ हैं। कॉशन भी किया गया है कि यहाँ पर किसी भी वक्त लैंडस्लाइड हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों ने लैंडस्लाइड्स के साथ जीना सीख लिया है। सवाल ये उठता है कि क्या हमने ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे लैंडस्लाइड्स को प्रिवेंट या फिर उनके असर को कम किया जा सके। उत्तराखंड से कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ कृति मिश्रा, ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए इसी पर बात करते हैं हमारे संवाददाता कृति मिश्रा से, जो इस समय हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं। कृति, देखें तो कितने खतरनाक स्तर पर फिलहाल हालात पहुंच चुके हैं। देखिए प्रीति, आए दिन हम ये सुनते हैं जब खासकर बारिश का मौसम होता है कि उत्तराखंड में या मोस्टली हिली रीजन्स में, चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, उत्तराखंड क्योंकि अभी हाल ही में मैं होकर आई हूँ, तो मैंने देखा कि कितनी भयावह स्थिति हो जाती है वहाँ पर। कई घर जहाँ लगातार लाइन से घर होते हैं और किसी भी एक जो फ्रजाइल या वल्नरेबल माउंटेन होता है वहाँ से लैंडस्लाइड शुरू होती है, तो आप समझ सकते हैं उस पूरे जो नीचे पड़ने वाला एरिया है, जो लो लाइंग रीजन है, वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। हर बार ही हम सुनते हैं कि इतने टूरिस्ट स्ट्रैंड हो गए। अब पिछले महीने की बात है, जो देहरादून से जो ऋषिकेश और बद्रीनाथ वाला हाईवे है, वहाँ तकरीबन 15,000 टूरिस्ट स्ट्रैंड हो गए लैंडस्लाइड की वजह से। तो लैंडस्लाइड एक तो वहाँ के जनजीवन पर असर डालता है, दूसरा पूरी तरह से वो रोड काट देता है। उसका कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई हम ऐसे गांव में भी मिले जहां 2013 के बाद जब लैंडस्लाइड आए तो तबाह हो गए पूरी तरह से गांव, और वहां पर आज एक भी घर नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि लैंडस्लाइड पर रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि जो इसका इम्पैक्ट है उसको हम कम कर सकें। और कृति, जो बड़े हादसे सामने आए 2013 में, हमने देखा बाढ़ और भूस्खलन से 4000 लोगों की मौत हुई, और जिस तरह के आंकड़े पिछले 16 साल में 5000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इसके बाद हालात कितने बदले हैं? चेतावनी तंत्र से लेकर राहत और बचाव तक अगर देखें, क्या हालात बदलते सुधरते नजर आ रहे हैं? देखिए प्रीति, सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसके रीजंस क्या क्या हैं। एक तो देखिए जो नेचुरल रीज़न है कि ग्राउंड वाटर का इतना प्रेशर होता है, जो स्लोपी एरिया होता है वो उसको बहुत फ्रजाइल कर देता है। दूसरा, लगातार अगर आप उत्तराखंड के संदर्भ में बात करेंगी तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं अर्थक्वेक की खबर हम हर 2-3 महीने में सुन लेते हैं उत्तराखंड में, कि 3.3 की तीव्रता थी। इसका ये रीज़न बहुत बड़ा है कि लगातार जो अर्थक्वेक आ रहे हैं उससे जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल हो चुका है। दूसरा बड़ा रीज़न जो मैन मेड है, वो लगातार जो कंस्ट्रक्शन है, जो माइंडलेस कंस्ट्रक्शन, जो एक्टिविटी हम करते जा रहे हैं। आप उत्तराखंड में डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं लगाई गई हैं, हाइडल परियोजनाएं लगाई गई हैं। उसमें जब ब्लास्ट होता है प्रीति, तो उसके जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, उससे जो स्लोप होता है, जो माउंटेन्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि सिरहन पैदा हो जाती है। उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स काफ़ी अकर करते हैं। अब आए उसके मिटिगेशन टेक्निक्स पर। देखिए, लैंडस्लाइड रोकना फिलहाल मानवता के बस में नहीं है, लेकिन हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं और हम मैपिंग से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा जोन है जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। तो इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने 2-3 एक्सरसाइज शुरू की है। उसमें है
हैजर्ड एनालिसिस कि कितना नुकसान होना है, दूसरा मैपिंग करके, तीसरा GIS जियो सिंक्रोटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, उससे कलेक्ट करके डेटा कौन से वल्नरेबल सेक्शन थे, कितने पिछले 100 सालों में कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड आए, और चौथा जो है वो रिमोट सेंसिंग से कि आप सैटेलाइट इमेजरी लेकर ये देख सकें कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है प्रीति कि आपको कंस्ट्रक्शन, ये जो माइंडलेस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना होगा। हालांकि उसमें एक दूसरी डिबेट हो जाती है जो प्रोग्रेसिव लोग करते हैं कि अगर आप विकास नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं की चाहे वो विकास में हो या नेचर के संरक्षण में हो, उसमें एक तालमेल बैठाना ज़रूरी है। तो बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि भूस्खलन से निपटने के लिए जो पर्वतीय राज्य हैं वो अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है, और जो तुरंत कार्रवाई होती है किसी भी हादसा होने के बाद कृति, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बड़ी प्लानिंग की जाए, उसके बाद ही इसका दूरगामी असर हमें कहीं ना कहीं नज़र आ सकता है। फिलहाल कृति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त विकसित देशों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की धारणा पर जोरदार बहस चल रही है, और एक राय यह है कि ऑटोमेशन और 3D प्रिंटिंग के दौर में रोजगार के अवसर घट रहे हैं, तो ऐसी योजना लागू करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब कम मेहनत से ज्यादा उत्पादन होने लगा है, इसलिए इसे लागू करना संभव अब माना भी जा रहा है। रोजगार के घटते अवसरों के बीच यूनिवर्सल बेसिक इनकम के विचार ने लोगों का ध्यान खींचा है। संसद में पेश 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के साथ ये बहस भारत पहुंची। सोच ये है कि एक न्यूनतम रकम सरकार सबको दे, जिससे वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकें। हालांकि भारत सरकार ने ये योजना लागू करने से फिलहाल इनकार कर दिया है, मगर इसकी संभावनाओं और सीमाओं पर चर्चा लगातार आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पे एक ऐसे दौर में जबकि लेबर मार्केट में जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है, अभी तक उतना नहीं बढ़ा है लेकिन वो बढ़ रहा है, लेकिन कम से कम ये तो तय है कि लेबर मार्केट पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो गया है। तो आपके पास कब आय होगी कब नहीं होगी, अब वो किसी को पता नहीं है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर कोई ऐसी योजना आती है तो स्वागत के लायक है। हाल में 2 अध्ययन रिपोर्टों से सीधे नकदी देने की योजना से हुए फायदों पर रोशनी पड़ी है। इसमें कहा गया है कि लोगों के हाथ में नकदी पहुंचने से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और पोषक आहार तक उनकी पहुंच में इजाफा होता है। दुनिया के कई देशों में इस सोच के साथ कैश ट्रांसफर की योजनाएं अपनाई गईं और उसके बेहतर नतीजे रहे। लेकिन ऐसा तब होता है जब साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे को सशक्त और सर्वसुलभ बनाया जाए। यानी अभी मिल रही सुविधाओं को काटकर उसी सब्सिडी का ट्रांसफर हुआ तो फिर कोई खास लाभ नहीं होगा। हिंदुस्तान में समस्या ये है कि हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत ख़राब है, क्योंकि ब्लैक मनी, आधी इनकम हमारी ब्लैक में होती है, उस पर लोग टैक्स देते नहीं हैं। दूसरी व्यवहारिक समस्या ये है कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम उस पैसे को हर एक व्यक्ति तक पहुंचा सकें। दुनिया के कई देशों में आज यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर अमल के प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन क्या भारत में ये संभव है? अगर सिर्फ वंचित तबकों की पहचान की जाए तो लगभग 75% भारतीय आबादी न्यूनतम सहायता की हकदार होगी। अगर औसत न्यूनतम मजदूरी के बराबर पैसा दिया जाए तो ये रकम लगभग 6,500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीने होगी। उस हाल में भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4.2% हिस्सा इस योजना पर खर्च करना होगा। क्या भारत सरकार ये बोझ सहने की हालत में है, और क्या आगे चलकर एनडीए सरकार इस योजना को अपनाएगी जिसकी वकालत उसने आर्थिक सर्वेक्षण में की थी? उम्मीद है कि ये सशक्तिकरण में बड़ा मजबूती के साथ काम आएगा, और हमेशा व्यक्ति बोल सकता है कि ये कम है, ये ज़्यादा है, लेकिन एक शुरुआत हो सोशल सिक्योरिटी की उन गरीब लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिससे उन्हें भी लगे कि सरकार उनके लिए खड़ी है। कहा जाता है कि जब किसी विचार का समय आता है तो उसकी अनदेखी कोई नहीं कर सकता। तो बुनियादी सवाल ये है कि क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम का समय आ गया है? दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कैसे लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है हैदराबाद का 12 साल का बच्चा। I think they're ready to surrender. INA की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है।
बोला भाई ये केस आप कांग्रेस के लिए नहीं सुभाष बोस के लिए लड़ी। Lieutenant Gobak Singh Dhillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal. Section 41, waging war against the king. You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out? ईमानदारी से आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। The safety, honor and welfare of your country comes first, always. British Indian Army hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाए। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है, क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. और अब हफ्ते का मुद्दा। हफ्ते के मुद्दे में हम बात कर रहे हैं जीएम फसलों के बारे में। उत्तराखंड में किसानों का एक बड़ा हिस्सा जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का विरोध कर रहा है। किसानों का कहना है कि इससे खेती उनके हाथ से निकल जाएगी और सेहत और पर्यावरण पर भी इसका खराब असर होगा। उत्तराखंड के टिहरी इलाके में नागनी गांव की किसान रुक्मणी जीएम तकनीक से अनजान हैं। वे परंपरागत धरे से खेती करती हैं। वे आसपास सर्वे करती हैं। इस दौरान बीजों और पौधों की सेहत की जांच परख भी करती हैं। उनकी राय में बीज भावी पीढ़ियों के लिए बेहद अहम पूंजी है। हम ऐसे चाहते हैं कि पुराने जो बीज हैं हम उन्हीं को मतलब बोना चाहते हैं और उन्हीं को उगाना चाहते हैं। ये नया बीज है जो ये खाद वगैरह नई खाद वगैरह वो तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम पुरानी खाद हम गोबर देते हैं अपने खेतों में और ये पुराने बीज उगाते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं में ज्यादातर किसानों ने कभी व्यापारिक बीज नहीं खरीदा। वो अपने तरीके से खेती करते हैं और उससे उपजे बीज आपस में बांटते हैं। बीजों की अदला बदली का ये सिस्टम लंबे समय से चल रहा है। इस तरीके से यहाँ सदियों से बीजों की विविधता और गुणवत्ता का संरक्षण हुआ है। ये जो हमारे यहाँ जो पुराने जो बीज होते थे उसकी जो पैदावार होती है वो बहुत बढ़िया होती है और उसके जो स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया फायदेमंद होते हैं। तो उससे क्या आप लोग कई बार व्यापार भी कर लेते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, व्यापार भी करते हैं उसका। इस गांव में धान की करीब 350 किस्में पाई जाती हैं। गेहूं की 32, राजमा की 220, बाजरा की 12, कंगड़ी बाजरा की 63 और सब्जियों की 5 से 7 किस्में पाई जाती हैं। यहाँ के किसान बहुराष्ट्रीय कृषि व्यवसाय कंपनियों को लेकर चिंतित हैं। उनका दावा है कि जीएम बीजों पर निर्भरता बढ़ने से किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। एक तरह के बीज जो आएंगे उससे लोगों को फायदा नहीं होगा और कंपनियां जो हैं अपना कमा करके चले जाएंगी। तो कंपनियां जो हैं नहीं होनी चाहिए वैसे, और बीज जो है हमारे हाथ में होने चाहिए। गांव वालों का मानना है कि भारत में अपनी खेती को विविध रूप देने और प्राकृतिक खाद्यों की पैदावार बढ़ाने की क्षमता है। वे जीएम बीजों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उनका दावा है कि इसके इस्तेमाल से हिमालय की पारिस्थितिकी को भारी नुकसान पहुंचेगा। नागनी के लोगों का तर्क है कि जिस तरह हम आप रोज एक खाना नहीं खा सकते, उसी तरह यहाँ की मिट्टी को भी एक बीज नहीं पसंद आएगी।
यहाँ पर पैटर्न है मिक्स क्रॉपिंग का और गांव वालों का आरोप है कि अगर जीएम क्रॉप्स आती हैं तो यहाँ की वैरायटी नष्ट हो जाएगी। नागनी से कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ कृति मिश्रा, ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समुद्री सीमा नहीं पहचान सकने के चलते तमिलनाडु के कई मछुआरे श्रीलंकाई क्षेत्र में चले जाते हैं। दर्जनों भारतीय मछुआरों को वहां जेल की सजा भी काटनी पड़ती है। कुछ समय पहले 25 मछुआरों की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर ये मसला चर्चा में आया। अब पुरजोर मांग उठ रही है कि दोनों सरकारें सीमा का साफ साफ रेखांकन करवाएं। बंगाल की खाड़ी इन दिनों नौकाओं से भरी नजर आती है। समंदर किनारे मछलियों का बाजार सजा है, यानी कारोबार के हिसाब से मछुआरों के लिए ये सबसे मुफीद वक्त है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा भी इसी समय रहता है। एक बार मछुआरे गहरे पानी में मछली पकड़ने निकल गए तो पता भी नहीं चलता कि गलती से कब उन्होंने सीमा लांघ दी और फिर वो श्रीलंका की जेलों में पहुंच जाते हैं। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के मुताबिक जल सीमा पार करने पर किसी मछुआरे को चेतावनी दी जा सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में ये कानून बेमानी लगते हैं। हर साल दर्जनों भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना पकड़ती है। कई बार सालों साल उन्हें सलाखों के पीछे गुजारना पड़ता है। अब मछुआरों की मांग है कि दोनों देशों की सरकारें जल सीमा का साफ साफ रेखांकन करें। அதுக்குள்ள லிமிட், அதுக்கு இருக்க பார்டர் அதெல்லாம் சொல்றது கவர்மெண்ட். அப்படி பிடிச்சிட்டு போறாங்க. பிடிச்சிட்டு போறவங்களுக்கு விடுறாங்கனாக்கா பரவாயில்ல. அதுக்கு அங்க உள்ள கவர்மெண்ட் பாலிசி அதனால கொஞ்சம் தண்டிக்கப்படுறாங்க। 1974 से 1976 के बीच भारत और श्रीलंका में सीमा को लेकर 4 बड़े समझौते हुए। बीच बीच में ये मुद्दा दोनों देशों के बीच बातचीत में दर्जनों बार उठा, लेकिन मछुआरों को आज तक राहत नहीं मिली। அவர்களுடைய இன்னல்களுக்கு எந்தவிதமான பொருளாதாரத்திற்கும் படகுகளுக்கும் உயிர் சேதத்திற்கும் உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டும்। இந்தியா இதற்கு முழுமையான பதில் சொல்ல வேண்டும், பதில் சொல்ல வேண்டும், பதில் சொல்ல வேண்டும்। இதுதான் என்னுடைய கருத்து। साफ साफ समुद्री सीमा तय करने की मांग को लेकर मछुआरे कई जगह प्रदर्शन भी कर चुके हैं। रामेश्वरम से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब इतिहास का पन्ना, और इसमें आज एक नजर सीबीआई की स्थापना के बाद इसके सफर पर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना 1941 में तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने की थी। उस समय इसका मुख्य कार्य दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत की युद्ध सप्लाई से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना था। 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम अस्तित्व में आया। इस अधिनियम को ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 1 अप्रैल 1963 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का नाम दिया। सीबीआई को शुरुआत में ऐसे मामले जांच के लिए सौंपे जाते थे जिनका संबंध केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से होता था। आगे चलकर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी भी इसके दायरे में आ गए। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकारी क्षेत्र के बैंकों और उनके कर्मचारियों को भी इसकी जांच के दायरे में लाया गया। और अब बात एक अलग मिसाल की। हम सड़कों पर गड्ढे देखते हैं, सरकार को कोसते हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन हैदराबाद में एक 12 साल के लड़के ने सड़क के गड्ढों को भरने की नागरिक जिम्मेदारी अपने सिर उठाई है। अपने देश में सड़कों पर ऐसे गड्ढे दिखना आम बात है। अक्सर हम इन्हें देखकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन हैदराबाद के रवि तेजा ने गड्ढों को भरने के लिए किसी सरकारी विभाग का इंतजार नहीं किया। इस 12 वर्षीय किशोर ने खुद ही इन्हें भरने की ठानी है। हाल ही में उनके घर के पास गड्ढे के कारण एक दुर्घटना हुई जिसने रवि को विचलित कर दिया। अब उनकी कोशिश है कि ऐसे हादसों से किसी और की मौत ना हो। ఇట్లా బాయిలో ఒక పిల్లవాడు బోర్ బాయిలో అయితే నాకు మస్తు బాధ అనిపించింది. బాధ అనిపిస్తే నాకు బాధ అనిపించి ఇంటి ముంగట ఒక గుంతుంది. ఆ గుంతలో ఒక ఫ్యామిలీ బండి పడ్డది। 5वीं कक्षा के इस छात्र की कोशिश यहाँ सबका ध्यान खींच रही है। कई लोग इससे प्रेरणा भी ले रहे हैं। It is very thought provoking and every should, the officials, government men, mechanism, the activists, whoever it is, should take Ravi Teja as one of a positive and a good example. One has to learn from him. He is doing something for the society.
If he grown up like that, he is somebody observed, and he is the inspirating personality. He is not a motivating personality. He is inspiring. भारत में सड़क सुरक्षा चिंता का विषय है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक यहां हर 10 मिनट में 3 लोगों की जान सड़क दुर्घटना में जाती है। पिछले 4 साल में ऐसी मौतों में 9% की बढ़ोतरी हुई है। हैदराबाद की ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 2016 में इस शहर में सड़क हादसों में 2252 लोग घायल हुए, जबकि 405 लोगों की जान चली गई। इस साल 135 लोग जान गंवा चुके हैं। ऐसे में इस 12 वर्षीय लड़के की ये छोटी सी कोशिश बड़े महत्व की है। हैदराबाद से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट के सफर में आज इजाजत दीजिए। नमस्कार।